आज के क्लास में। और इस क्लास में आपको राष्ट्रपति से जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उसको कवर करवा दिया जाएगा। पिछले क्लास में हम आपको 40 प्रश्न कवर करवा दिए थे। जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं, आइए आज उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न देखिए 41, 40 तक के प्रश्न हो गए थे। 41 देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश जारी करता है। तो वह आर्टिकल है आपका 123, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति अनिवार्य माना जाता है। तो जो भी वित्त विधेयक होता है अर्थात धन विधेयक होता है, उसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इनसे इस पर सहमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान है। क्षमा दान करने की शक्ति, तो जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमा प्रदान कर सकता है। फांसी तक की सजा को यह माफ कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसे भारतीय गणतंत्र के, इसमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यानी कि स्वतंत्र भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन बने थे। तो वह बने थे कौन? 11वें एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि किस नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे वह थे 14वें नंबर के। किस नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी से कि यह निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक क्या थे? राष्ट्रपति थे। अभी प्रश्न शायद आगे आने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषणा करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। तो वह आर्टिकल है 352। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, लिख लीजिएगा 356, और वित्तीय आपात 360। अभी शायद आगे आने वाले प्रश्न में इन सभी का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे नंबर के थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के थे। व्यक्तिगत रूप से ओवरऑल तीसरे नंबर पे थे। पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर पे थे जाकिर हुसैन। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यदि आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के एक योग्यता को पार कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 71 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर। कैसे? किसी भी आधार पर नहीं लगा सकते हैं, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न छूट गया है, उसे आप नोट कर लेंगे कि राष्ट्रपति की महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में जो आपका ये संसद है इसके 2 पार्ट हैं। वैसे तो 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति भी क्या हैं? संसद के भाग ही हैं। ठीक है, लेकिन संसद में 2 सदन होते हैं। एक आपका होता है लोकसभा और एक आपका होता है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। किंतु निर्वाचन की बात किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा का कोई भी इसमें सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आप सभी को पता है कि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है? जब संसद क्या करे, महाभियोग लगा दे और ये महाभियोग पारित हो जाए तो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यानी कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था उनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। तो वह कौन व्यक्ति थे? तो वह व्यक्ति थे कौन? बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। इन्हीं के समय पर दूसरा आपातकाल लागू हुआ था। ये भी बात, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल इन्हीं के समय लागू हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा ना, हाँ दूसरा। ठीक है, अगला चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक का एकमात्र उदाहरण है वही सर्वसम्मत, यानी कि निर्विरोध, सर्वसम्मत निर्विरोध। तो निर्विरोध किसे चुना गया था? तो एक ही व्यक्ति हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गया था? तो
तो किसकी मृत्यु हो गई थी? अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वह व्यक्ति थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की ही नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कहे कि लोकसभा का सत्र बुलाना, यही बुलाते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है लोकसभा का सत्र बुलाना। क्या कहते हैं इसको? सत्र आहूत, सत्र आहूत कहते हैं। ठीक है, सत्र आहूत कहा जाता है। तो सत्र आहूत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी बात क्या है? सत्य है। लोकसभा का सत्रावसान, यानी कि लोकसभा का सत्रावसान कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो रह गया एक ऑप्शन। तो फिर तीनों अगर सही नहीं है तो सही कौन है? ऑप्शन नंबर डी, यही राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वह किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वह प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति से पूछकर ही वह विधेयक लाया जाता है, उनके सहमति से ही वह विधेयक लाया जाता है, जिसका नाम है वित्त विधेयक अर्थात धन विधेयक। इस विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति पहले ही ले ली जाती है। इसीलिए जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वह कौन 2 व्यक्ति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे? एक तो व्यक्ति आपको पता है, एक तो पता है कि जाकिर हुसैन, अभी प्रश्न आया था जाकिर हुसैन, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो एक आपके जाकिर हुसैन थे और एक आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। यह दोनों ऑप्शन दोनों व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। कार्यकाल के अंदर ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जो तीसरा आपातकाल लगा था, तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे? यानी कि कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे? तो बीबी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी हुए थे और बीडी जत्था भी हुए थे। तो ये सभी हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। एक बार चीन के युद्ध के समय, एक बार पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के बल पे लागू हो गया था। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के अंदर अनुमोदन मिलना जरूरी होता है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन मिलना क्या होता है? जरूरी होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा एक बार अनुमोदन मिलने के बाद कितने दिन तक लागू रहता है? यदि संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रीय आपात को एक बार पास कर दिया गया, अनुमोदन मिल गया, तो 6 महीने तक क्या होता है? लागू रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है
कि राष्ट्रीय आपातकाल 6-6 महीने करके अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो राष्ट्रीय आपात 6-6 महीने करके, यानी कि 6 महीने हो गया फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने हो गया फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने फिर अनुमोदन, ऐसे करते 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 कितने समय तक लागू रह सकता है। राष्ट्रीय आपात है तो वह अनंत समय तक लागू रह सकता है। अगला प्रश्न कराए कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 352 में क्या है आपका, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है आपका, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है आपका, वित्तीय आपात है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। इसको भी देखिए, मैं आपको बता दूं, शायद प्रश्न छूट गया है। इसको भी लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति शासन को भी लोकसभा और राज्यसभा में उसे 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। और जब एक बार अनुमोदन मिल जाता है तो 6 महीने के लागू होता है। 6 महीने के लिए लागू होगा, फिर 6 महीने बाद फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने बाद फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने बाद फिर अनुमोदन। ऐसे करते करते अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन। तो वह लागू रह सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की चर्चा है। अभी हमने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न करा है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ है। तो भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि वित्तीय आपात को संसद द्वारा एक बार अनुमोदन मिल जाने पर अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है और कितना दिन के अंदर इसे अनुमोदन मिलना जरूरी है। तो वित्तीय आपातकाल को संसद द्वारा 60 दिन के अंदर इसे अनुमोदन मिलना जरूरी होता है। और एक बार अनुमोदन मिल जाता है तो जब तक संसद चाहेगी तब तक ये लागू रहेगा। इसे जब संसद हटाएगी तभी जाके हटेगा, अन्यथा लागू रहेगा। आगे कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी तो आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, जब आपको पढ़ा देंगे क्या, उपराष्ट्रपति। तो जितने प्रश्न महान्यायवादी से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को रखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जब प्रश्न आ गया है राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आगे जो भी इससे प्रश्न बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और उपराष्ट्रपति के लास्ट में करेंगे। अगला प्रश्न करा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो वह होता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि खासकर ये क्या होता है, लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के प्रति क्या है, जवाबदेह है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति हैं उनको संसद द्वारा हम हटा सकते हैं। संसद जब महाभियोग लाएगी और महाभियोग पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटना पड़ेगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पर हुआ है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात है, उसी में आपका मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। जो प्रधानमंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जवाबदेही होते हैं। तो यह होते हैं लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। और जो मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है,
किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, इनके द्वारा बुलाया जाता है। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो कल का बता दिए हैं, आर्टिकल संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में क्या है, इसकी चर्चा है। तो चलिए, जितने भी प्रश्न आपके शेष रह गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। अब कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रयास करेंगे, दोनों एक ही साथ हम आपको कंप्लीट करवा दें। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।